नमस्कार। मैं डॉक्टर मनु भाई सोनी अपने पुराने वीडियो में जहां मैंने आपको छोड़ा था वहां से आपको आगे ले जाने के लिए फिर से तैयार हूं। चलिए, पिछली हमारी जो चर्चा थी, पिछली जो हमारी मुलाकात थी, उसमें हमने सीबीआई के स्थापना पर, उसके वो किस तरह से अस्तित्व में आए, इस पर हमने चर्चा की थी। उसके जुरिस्डिक्शन पे कि किस प्रकार सीबीआई किन किन क्षेत्रों में जांच कर सकती है, इस पर चर्चा की थी। आज अपन शुरू करें कि सीबीआई का जो सिस्टम है, सीबीआई का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, सीबीआई का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो उसका एडमिनिस्ट्रेशन है, जो उसकी जो पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है, वो किस प्रकार से काम करती है, उसमें कौन कौन लोग होते हैं। तो चलें सर, शुरुआत करें। सबसे पहली बात तो ये है कि जो सीबीआई है वर्तमान में ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंस एंड पेंशन जो मिनिस्ट्री है उसके अंतर्गत काम करती है। इसको लोक शिकायत, कार्मिक, है ना, और पेंशन मंत्रालय के नाम से जाना जाता है ना। लेकिन इसकी स्टाफिंग जो है, यहाँ पर जो अफसरों की जो नियुक्ति होती है, जो कर्मचारियों की नियुक्ति होती है, इसके लिए ये होम मिनिस्ट्री पर मतलब होम मिनिस्ट्री पर ये रिलायंस डिपेंडेंट है। होम मिनिस्ट्री से ही इसके जो ऑफिसर्स हैं वो नियुक्त होते हैं। अब इसमें देखें, इसमें कितने प्रकार के जो ऑफिसर्स हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, उनका क्या डेजिग्नेशन है। तो सबसे पहले साहब जो इसका मुखिया होता है वो जाना जाता है डायरेक्टर के नाम से, डायरेक्टर ऑफ सीबीआई। उसके बाद नंबर आता है स्पेशल डायरेक्टर, कि तीसरे नंबर पर है एडिशनल डायरेक्टर, चौथे नंबर पर है ज्वाइंट डायरेक्टर, पांचवें नंबर पर है डीआईजी, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल, पांचवें नंबर पर है एसपी, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, और उसके बाद है एडिशनल एसपी, एडिशनल सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, देयर आफ्टर डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट डीवाईएसपी, डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। एंड ये जो है ये अधिकारियों के क्रम में अंतिम अफसर है, जिसको अपन डीवाईएसपी के नाम से जानते हैं। उसके बाद जो है सबऑर्डिनेट्स हैं। सबऑर्डिनेट्स में इंस्पेक्टर्स हैं, जो एक प्रकार से कहें तो सीबीआई का जो तंत्र है, जो मशीनरी है, उसका सबसे महत्वपूर्ण पुर्जा है। उसके बाद है सब इंस्पेक्टर, उसके बाद है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, फिर हेड कांस्टेबल्स, उसके बाद कांस्टेबल्स। यानी ये आप इसकी पूरी हायरकी को आप नजर डालेंगे तो ये पूरा का पूरा आपके जो जिला स्तर पर जो पुलिस प्रशासन होता है या राज्य स्तर पर जो पुलिस प्रशासन होता है उससे काफी हद तक के मिलता जुलता है। अब देखिए साहब, जो डायरेक्टर है वो उसकी नियुक्ति कैसी होती है, उसका क्या क्वालिफिकेशन होता है, इसमें थोड़ी चर्चा करें। जानने की चीज ये बड़ी महत्वपूर्ण है। आप कायदे से कहेंगे तो जो सीबीआई का डायरेक्टर होता है वो डीजीपी रैंक का होता है। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जो स्टेट का पुलिस महानिदेशक होता है, जैसे आपके राज्य का पुलिस महानिदेशक जो होंगे, डीजीपी जो होंगे, उसी रैंक का ये व्यक्ति होता है। और इसकी नियुक्ति में किस समय ये देखा जाता है कि इसके पास कम से कम 30 साल का अखिल भारतीय ऑल इंडिया सर्विस का या इंडियन पुलिस सर्विस का, स्पेशली इंडियन पुलिस सर्विस या ऑल इंडिया सर्विस का लगभग 30 साल का इसके पास अनुभव हो, और बेदाग चरित्र वाला, डॉटलेस कैरेक्टर का आदमी हो, है ना, किसी भी प्रकार के विवाद से उसका नाता ना हो, उसकी पुलिसिंग का जो रिकॉर्ड है शानदार हो। ऐसे व्यक्ति को डायरेक्टर सीबीआई चुनने की प्रक्रिया में उसका नाम शामिल किया जा सकता है। ठीक है, अब ये तो डायरेक्टर का क्वालिफिकेशन हो गया, है ना, कि भाई वो 30 साल के अनुभव वाला पुलिस अधिकारी हो, है ना, और अखिल भारतीय सेवा का हो, इंडियन पुलिस सर्विस का आदमी हो, है ना, और बेदाग चरित्र का हो। ये तो उसका क्वालिफिकेशन है ना, ये उसकी योग्यता है। अब उसके बाद प्रश्न उठता है कि साहब इसको नियुक्त कौन करेगा। तो साहब इसके लिए दो प्रकार की कमेटियां हैं, है ना। एक कमेटी को अपन बोलते हैं सिलेक्शन कमेटी, और दूसरे को बोलते हैं अपन अपॉइंटिंग कमेटी, है ना, चयन समिति और नियुक्ति समिति। देखिए, चयन समिति में जो लोग होते हैं उसमें सबसे उच्च स्तर का जो व्यक्ति है वो होता है चीफ विजिलेंस कमिश्नर, मुख्य सतर्कता आयुक्त, है ना, वो उस कमेटी में होता है। तो समझ लीजिए वही उसका कोऑर्डिनेटर है, वही उसका कन्वीनर है। दूसरा उसमें होते हैं सतर्कता आयुक्त, जो उसके नीचे कैडर का अधिकारी है। मुख्य सतर्कता आयुक्त से नीचे का जो अधिकारी सतर्कता आयुक्त है वो उसका मेंबर होता है। तीसरे में होते हैं केंद्रीय गृह मंत्रालय का सेक्रेटरी, और चौथे में एक और ये जो लोक शिकायत कार्मिक मंत्रालय है वहां का सचिव होता है। इस प्रकार की जो कमेटी है, ये कमेटी जो नाम मिनिस्ट्री से उनके पास आए रहते हैं इस पद के लिए, उस पर विचार करके एक पैनल तैयार करती है चयन के लिए, और उस पैनल को वो एक हाई पावर कमेटी के पास भेजती है।
उस हाई कमेटी जो पावर कमेटी जो है उसी को हम अपॉइंटिंग कमेटी बोलते हैं। इस अपॉइंटिंग कमेटी में कि जो मुखिया होते हैं, जो उसके चेयरमैन होते हैं, जो उसके हेड होते हैं, वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब आप सोच लें कितनी हाई पावर कमेटी है। जिस कमेटी का हेड, जिस कमेटी का संयोजक, जिस कमेटी का कन्वीनर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हो, वो कमेटी कितनी हाई पावर कमेटी है। इस कमेटी में प्रधानमंत्री के अलावा जो दूसरा व्यक्ति होता है वो लोकसभा में विपक्ष का नेता, ठीक है सर, लोकसभा में जो विपक्ष का नेता होगा, लीडर ऑफ द अपोजिशन पार्टी इन लोकसभा, वो उसका दूसरा मेंबर है। और तीसरा मेंबर है साहब सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ द इंडिया। और उसमें और कहा गया है या सुप्रीम कोर्ट का कोई न्यायाधीश। अब ये 3 व्यक्तियों की अपॉइंटिंग कमेटी है। ये भी बहुत सुपर पावर कमेटी है। एक तो चयन समिति, इसमें चीफ विजिलेंस कमिश्नर स्वयं है, वो भी बहुत पावरफुल कमेटी है। ऐसी कमेटी पैनल बना करके इस अपॉइंटिंग कमेटी को हैंड ओवर करती है। और ये अपॉइंटिंग कमेटी जो है, सुपर पावर कमेटी है, ये तय करती है कि सीबीआई का डायरेक्टर कौन होगा। ठीक है। अभी इसमें लोक आयुक्त और लोकपाल अधिनियम 2013 के द्वारा एक छोटा सा परिवर्तन किया गया है कि यदि लोकसभा में विपक्ष का कोई नेता नहीं है, चुना हुआ विपक्ष का कोई नेता नहीं है, तो लोकसभा में जो बड़ी पार्टी होगी विपक्ष में बैठने वाली, है ना, उसका कोई नेता, उसका कोई व्यक्ति जो है वो इसका सदस्य हो सकता है ना। यदि लोकसभा में विपक्ष का कोई, है ना, निर्वाचित नेता नहीं है, तो लोकसभा में विपक्ष के तौर पे बैठने वाली जो बड़ी पार्टी होगी, उसका जो व्यक्ति होगा, उसका जो प्रतिनिधि होगा, वो इस कमेटी का मेंबर हो सकेगा। ये लोकायुक्त और लोकपाल अधिनियम 2013 के द्वारा इसमें जोड़ा गया है, मतलब इसे थोड़ा संशोधन किया गया है। ठीक है। अब आगे चलें। इस प्रक्रिया से गुजरने के बाद जो व्यक्ति अपॉइंट होता है वो कहलाता है डायरेक्टर सीबीआई। अभी वर्तमान में मिस्टर प्रवीण कुमार सूद, डायरेक्टर ऑफ सीबीआई, who was appointed on 2023, and before assuming this post he was Director General of Police of Karnataka State. He is a IPS officer of the 1985 cadre, 86 cadre, sorry. He succeeded that post from Mr. Subodh Kumar Jaiswal, who is former director of CBI and who is also IPS officer of 1985 cadre. अभी जो साहब बने हैं सीबीआई के डायरेक्टर, उनका नाम प्रवीण कुमार सूद है। वो इसके पहले कर्नाटक स्टेट के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से डीजीपी थे और उन्होंने ये पद भार जो है सुबोध कुमार जायसवाल से प्राप्त किया, जो इस सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर हैं। वो 1985 के आईपीएस कैडर के ऑफिसर हैं। अब आपको ये भी जान लेना चाहिए कि जब सबसे पहले सीबीआई अस्तित्व में आई सन 1963 में, तब इसका डायरेक्टर कौन था, तो वो डायरेक्टर थे डीपी कोहली, जो सन 63 से लेकर के 68 तक सीबीआई को संभालते रहे। अब डायरेक्टर पे चर्चा होने के बाद अपन देखें कि आखिर ये सीबीआई का दफ्तर कहाँ है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, उसके ऑफिसर्स के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया, उसके डायरेक्टर के बारे में जो कुछ मैं जानता हूँ वो मैंने आपको बता दिया। अब थोड़ा उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में चर्चा कर लें। सीबीआई का जो ऑफिस है साहब, ये न्यू दिल्ली में लोधी रोड में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के पास जीईओ कॉम्प्लेक्स में स्थित है। 11 मंजिला इमारत है ये। लगभग 186 करोड़ रुपए की लागत से बना हुआ है। 11 स्टोरीज बिल्डिंग ऑफ द सीबीआई वर्थ ऑफ रुपीज 186 करोड़। ठीक है। नाना प्रकार की इसमें सुविधाएं हैं जो एक सीबीआई के दफ्तर में होनी चाहिए।
फुल्ली कंप्यूटराइज्ड है, फोरेंसिक लैब हैं, और भी जितनी भी आवश्यकताएं इन्वेस्टिगेशन में उच्च स्तरीय जांच के लिए जो भी आवश्यकताएं होती हैं, उसकी सारी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। सीबीआई के पास सरकार के द्वारा 7,274 पद स्वीकृत हैं, जो मेरे पास डेटा उपलब्ध है। 7,274 पद स्वीकृत हैं। फिर से एक बार बता दूं, 7,274 पोस्ट आर सैंक्शन्ड फॉर द CBI system, the CBI machinery, but only 6,391 posts are filled, rest are vacant. लगभग 21% जो पोस्ट हैं वो अभी भरे नहीं गए। इनके पास, सीबीआई के पास लगभग 944 करोड़ रुपए का बजट है, सालाना बजट। यानी आप कहीं देखेंगे तो ये काफी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, और इस इंफ्रास्ट्रक्चर में सीबीआई बहुत प्रतिष्ठापूर्वक ढंग से, गरिमामय ढंग से काम कर रही है। ठीक है, आगे चलें। एक जो महत्वपूर्ण बात है कि जो सीबीआई है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, उसे सूचना के अधिकार अधिनियम से बाहर रखा गया है। डिपार्टमेंट ऑफ सीबीआई इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम द प्रोविजंस ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट अंडर सेक्शन 8 and under section 24 of the Right to Information Act. There is provision that under what circumstances or under what manner the function of the CBI or information relating to the CBI is exempted under the RTI Act. तो ये एक बड़ी बात है ना, कि सीबीआई को इस प्रकार से हमने सूचना के अधिकार अधिनियम से बाहर रखा है। ठीक, एक बात और, भारत में सीबीआई जो है वो इंटरपोल के साथ समन्वय करने के लिए, इंटरपोल का काम करने के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में काम करती है। इंटरपोल पर अपन आगे चर्चा करेंगे। ये बता दूं, असल में इंटरपोल का मतलब है इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इसके मेरी जानकारी में 195 कंट्रीज आर मेंबर ऑफ इंटरपोल, और ये इंटरपोल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले जो अपराध हैं उन पर नजर रखती है, और इन देशों की सहायता से, और भी जो बड़ी बड़ी पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है उसकी सहायता से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले अपराधों पर नकेल कसने का काम करती है। तो इंटरपोल बहुत ही प्रतिष्ठित और पूरे विश्व पर एक प्रकार से कहें तो क्षेत्राधिकार रखने वाली संस्था है। और इंटरपोल को जब भारत से जुड़ी किसी समस्या में या भारत से जुड़े हुए किसी तारतम्य में जब काम करना होता है, तो सीबीआई जो है उसको कोऑर्डिनेट करती है, उसके लिए वो एक नोडल एजेंसी का काम करती है। ठीक है, तो ये हमने थोड़ा सा सीबीआई के बारे में हमने ये बातें देखी है ना। अब थोड़ा सा अपन चर्चा करें कि कभी कभी ऐसा होता है, आप देखेंगे कि कोई बड़ी घटना घटित हुई, कोई बड़ा स्कैम हो गया, कोई बड़ा सनसनीखेज अपराध घटित हो गया, और उस पर बड़े जांच की आवश्यकता है, तो भी राज्य सरकारें उस पर उतनी गंभीरता नहीं दिखाती। मान लीजिए केंद्र सरकार भी उसके मामले में उदासीन है, तो ऐसी स्थिति में कई बार सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय उच्च न्यायालय अंडर आर्टिकल 32 and 226 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सीबीआई को आदेश दे सकते हैं कि इस पर्टिकुलर केस की जांच आप कीजिए। इसका मतलब क्या हुआ? हमने पहले कहा था कि सीबीआई की जांच यदि किसी राज्य के भीतर जाके करनी है तो राज्य की सहमति होनी चाहिए, है ना। लेकिन जब इस प्रकार के आदेश माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के द्वारा जारी कर दिए जाते हैं कि नहीं, अमुक प्रकरण की जांच
सीबीआई के द्वारा ही की जाएगी, तो फिर उसमें किसी राज्य की सहमति की, किसी की आवश्यकता नहीं होती। और इस बारे में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने समय से पर कहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो मौलिक अधिकारों का कस्टोडियन है, संरक्षक है, और ऐसे मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए यदि किसी अपराध पर नियंत्रण पाने के लिए या किसी सनसनीखेज कुछ कांड हुआ है उसका खुलासा करने के लिए सीबीआई जांच की आवश्यकता है, तो इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय सीबीआई को आदेशित कर सकते हैं। तो ये सीबीआई के बारे में ये थोड़ी और एक बात थी जो मैंने आपको बताई, है ना, कि सीबीआई पर ये आरटीआई एक्ट लागू नहीं होता है। दूसरी बात मैंने आपको बताई कि सीबीआई जो है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भी अपनी जांच की कार्रवाई शुरू कर सकती है। कुछ चीज़ों में आप देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि सीबीआई ने हमेशा प्रतिष्ठा ही हासिल की है। बहुत सारे मामलों में सीबीआई को आलोचना का भी शिकार होना पड़ा है। इसमें आप देखेंगे कि पीवी नरसिम्हा राव का केस, जयललिता का केस, लालू यादव का केस, मायावती का केस, बोफोर्स केस, हवाला कांड, प्रियदर्शनी मट्टू हत्याकांड, है ना, और वो केरल का एक नन केस, है ना, ऐसे बहुत सारे मामले हुए थे जिसमें सीबीआई के ऊपर ये आरोप लगा था कि उसने उसकी ठीक से जांच पड़ताल नहीं की। आरसी हत्याकांड के बारे में भी आपने सीबीआई की थोड़ी बहुत आलोचना को जरूर समाचार पत्रों के माध्यम से जाना होगा। लेकिन बहुत सारे मामले ऐसे हैं जिसमें सीबीआई ने एक प्रकार से प्रतिष्ठित, एक प्रकार से निर्णायक सफलता पाई है, और उसने देशवासियों को इस बात का भरोसा दिलाया है कि सीबीआई जो है अपना काम करने में सक्षम है, बशर्ते उसे काम करने दिया जाए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि अक्सर समाचार पत्रों के माध्यम से आप इस बात को सुनते होंगे, या कई बार कुछ लोग आरोप लगाते हैं, कुछ संगठन के लोग, सार्वजनिक संगठन के लोग, कि सरकार जो है, खास करके केंद्रीय सरकार के ऊपर आरोप लगता है कि केंद्रीय सरकार जो है वो सीबीआई जो है उसके माध्यम से अपने विपक्षियों को तंग करती है, और एक प्रकार से राजनीतिक बदला लेने के लिए या राजनीतिक धमकी चमकी के रूप में सीबीआई का इस्तेमाल किया जाता है। आपको याद होगा सन 2013 में जस्टिस आर एन लोढ़ा ने इसी बात को लेकर कहा था कि सीबीआई की स्थिति पिंजरे में बंद तोते जैसी है। एक किताब आपको कहीं पर मिले तो आप पढ़ें। उस किताब का नाम है हु ओन्स द सीबीआई, सीबीआई का मालिक कौन है ना। इस किताब में भी सीबीआई की बहुत सारी ऐसी बातों को उजागर किया गया है जिसके कारण सीबीआई को सफलता नहीं मिली या सीबीआई को आलोचनाओं का शिकार होना पड़ा। ठीक है, अब देखें साहब, जो सीबीआई है इसका जो पूरा सिस्टम है वो कुछ डिविजन्स में बटा हुआ है ना। इसे बोलते हैं ना कि आप जैसे डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, उसी प्रकार सीबीआई में भी कुछ डिविजन्स हैं, है ना, कि उसमें क्या क्या डिविजन्स हैं। तो उसमें तो पहला एक है साहब जो उसको बोलते हैं ना कि एंटी करप्शन डिवीजन। क्या है? एंटी करप्शन डिवीजन। दूसरा है एक स्पेशल क्राइम डिवीजन। तीसरा है एक इकोनॉमिक ऑफेंस डिवीजन। चौथा है डिवीजन फॉर इंटरनेशनल मैटर्स। फिर है साहब उसमें फोरेंसिक डिवीजन। फिर है एक प्रोसिक्यूशन डिवीजन। इस प्रकार से ये इतने डिविजन्स में ये जो सीबीआई का जो पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, जो उसका पूरा, उसकी जो पूरी मशीनरी है वो बटी है। आपको इसके पूरे जितने मेट्रो सिटीज़ हैं आपके 4, यहाँ पर इसकी पूरी शाखाएं हैं जहाँ पर सीबीआई से संबंधित कोई शिकायत है या सीबीआई को आप शिकायत है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से सीबीआई के बारे में ये जो जानकारी मैंने आपको बताई, इसके अलावा मेरे पास बताने के लिए एक चीज़ और है जो उसको मैं आपके साथ अगले वीडियो में शेयर करूँगा कि आखिर सीबीआई का जो इंटरनल सिस्टम जो काम करता है, क्या उसके लिए कोई कानून है कि नहीं। चलिए इस पर फिर हम अगले हमारी मुलाकात में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।